أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start issuance of stock. Last time हमने थोड़ा equity से related उसका introduction देखा था. Today we will talk about each type of security separately and talked about their types. और इसमें सबसे पहले जो हमने जोड़ना है पिछले लेक्चर से इसको, दैट इज द इशुएंस ऑफ पार वैल्यू स्टॉक्स. और जब हम उसकी एंट्री पास करते हैं तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए जब हम कैश रिसीव करते हैं उसमें हम लोग जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको पार वैल्यू, जो उसकी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और कंपनी इसको जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करती है. और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पार वैल्यू एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है जो मेमोरेंडम में लिखी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जब शेयर इशू करे तो पार वैल्यू पे इशू करे. मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 रुपये कंपनी की शेयर की पार वैल्यू है तो वो 10 रुपये पे हो सकता है वो 15 रुपये का इशू करे, 20 रुपये का इशू करे, कभी 40 रुपये का इशू करती है, कभी 50 रुपये का इशू करती है. जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो रिमाइंडर जो है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार के तौर पे बैलेंस शीट में शो किया जाता है. मतलब ये कॉमन स्टॉक से ही हासिल किया हुआ रकम होती है, लेकिन इसको हम लोग सेपरेटली शो करते हैं. जो कॉमन स्टॉक है उसको पार वैल्यू के हिसाब से शो करते हैं, उसकी पार वैल्यू के हिसाब से उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. और अगर हमने कोई लेट से 10 रुपए का स्टॉक है तो 10 रुपए के हिसाब से हम उसे कॉमन स्टॉक का नाम देंगे और उसको वैसे रिकॉर्ड करेंगे कॉमन स्टॉक अकाउंट में. और अगर हमने वो 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए का 25 रुपए का लेट से बेचा है तो 15 रुपए जो होंगे वो हमारे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार होगा. 10 रुपया कॉमन स्टॉक को जाएगा और 15 रुपए जो है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार. नाम से ही पता है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, इतनी अमाउंट जो पार वैल्यू से ज्यादा हो वो आपकी इस अकाउंट में जाएगी. सो लेट्स से एक जर्नल एंट्री है जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे. प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एन इशुएंस ऑफ 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर्स की इशुएंस को आपने रिकॉर्ड करना है ऑफ $2 पार वैल्यू. इसकी जो पार वैल्यू है वो $2 है फॉर $25 पर शेयर. सो हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, हमने इशुएंस की एंट्री करनी है यहाँ पर. और इशुएंस की एंट्री में जो कंपनी है, जो इशूअर है, उसने 10,000 शेयर इशू किए हैं और हर शेयर की जो पार वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, $2 है. लेकिन उसने $2 का शेयर इशू नहीं किया, उसने शेयर इशू किया $25 का. ठीक है, और सितंबर 2003 को उसने ये शेयर इशू किए. सो इसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे क्योंकि हमने 10,000 शेयर जो है वो $25 के पब्लिक को बेचे हैं. अब पब्लिक को तो पता है कि उनको $25 का, तो कंपनी को उन्होंने $25 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट जो है वो दे दी. तो कंपनी अपने पास जो एंट्री पास करेगी, दैट इज क्वाइट सिंपल. सो कंपनी जो है वो 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं शेयर होल्डर्स को. हर शेयर की कीमत, जिस कीमत पे हमने जो इश्यूअर है, जो कंपनी है, उसने शेयर होल्डर को, जो लोगों को, जो उन्होंने जिन पैसों के बेचे हैं वो $25 का एक शेयर बेचा, तो टोटल उसको अमाउंट जो रिसीव है 2,50,000 जो है वो कंपनी को मिलेगा फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. तो कैश डेबिट होगा क्योंकि कंपनी के पास कैश इंक्रीज होगा. $25 के हिसाब से 10,000 शेयर जो है उन्होंने लोगों में बांट दिए हैं, तो $25 हर शेयर के अगेंस्ट उनको रिसीव मिल होगा. तो मतलब उनको 2,50,000 रुपए जो है वो कैश की शक्ल में रिसीव हो गए. जो जब कैश बढ़ता है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है. एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है. इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है. तो इक्विटी इसमें क्रेडिट ही होगी. जो आपका इक्विटी का पोर्शन है जब वो बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा. लेकिन इक्विटी के यहाँ पे दो पार्ट है. सबसे पहले तो कॉमन स्टॉक. मैंने क्या था, कॉमन स्टॉक के अंदर हम पार वैल्यू, सिर्फ कॉमन स्टॉक में क्या आती है आपकी पार वैल्यू, जितने शेयर हैं पार वैल्यू के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे हमने 10,000 शेयर इशू किए और हर शेयर की जो पार वैल्यू है वो $2 है. तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 20,000. तो कॉमन स्टॉक में सिर्फ आपका 20,000 जाएगा क्योंकि इसमें पार वैल्यू के हिसाब से शेयर को रिकॉर्ड किया जाता है. जो बाकी जो 23
डॉलर्स हैं वो आपके कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में जाएंगे। मतलब जो अगर हम इसको 10,000 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये $2 तो चला गया कॉमन स्टॉक को, तो 25 में से आपका 2 चला गया, तो बाकी आपके पास कितना बच गया? $23। $23 जो हर शेयर के अगेंस्ट है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार है। तो 10,000 शेयर को 23 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2,30,000। ये टोटल कैश के अंदर 20,000 जो है वो कॉमन स्टॉक है, ठीक है, और बाकी 2,30,000 जो है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार है आपके पास। दिस इज दिस सिंपल इज दैट, यहाँ पर आप सिंपली ये एंट्री जो है इसकी पास करेंगे इशुएंस की, ठीक है। इसके ऊपर डिविडेंड होता है, डिविडेंड की सेपरेट एंट्री होती है। कंपनी ने अगर डिविडेंड पे करना हो तो वो डिविडेंड पे कर देती है, वो डिविडेंड एक्सपेंस होता है उसके अगेंस्ट। अगर उसने कैश इशू किया तो कैश क्रेडिट हो जाता है। ये जब कंपनी डिसीजन करती है उस टाइम पे डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है। इसकी रिडम्पशन नहीं होती, ये रिडीम नहीं होता अनलेस इट इज अ कॉलेबल बॉन्ड, कंपनी कॉल बैक कर ले। वो सारी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये अगर आप इसको देखें तो दीज आर द लॉन्ग टर्म किस्म का कंपनी की लाइबिलिटी कह लें इसको, लेकिन दिस इज दी इसकी कोई रिडम्पशन नहीं होती, ये चलता रहता है। स्टॉक जो है कंपनी का इशू ही रहता है। अगर इन्वेस्टर वांट टू गेट रिड ऑफ द स्टॉक और वो कंपनी को वापस नहीं बेच सकता, वो क्या करेगा? वो मार्केट प्राइस देखेगा। हो सकता है जो $25 का उसे शेयर उन्होंने कंपनी ने इशू किया है वो मार्केट में उस टाइम $50 का हो गया हो या $30 का हो गया हो सकता है कुछ इन्वेस्टर नुकसान पे भी बेच दे, $20 का हो गया, तो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वो मार्केट में जाके उसे सेल कर सकता है, कंपनी को वापस नहीं बेच सकता। ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी ये शेयर की कीमतें जो है वो, शेयर जब इशू कर दिया तो वो इशू कर दिया, कोई ना कोई शेयर होल्डर रहेगा उसका। ठीक है, अब हम देखते हैं सेपरेटली हर एक जो क्लास है उसको सेपरेटली देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक हुआ द रियल शेयर होल्डर जो रेजिडुअल क्लेम रखते हैं, जो वोटिंग राइट रखते हैं, ठीक है। और ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में एनुअल जनरल मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स जो हैं इट्स लाइक अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मींस इसमें कुछ ओनरशिप भी होती है और कुछ इसके अंदर डेट मतलब उधार का एलिमेंट भी होता है। वो कैसे होता है वो भी जाके देखते हैं। द सेपरेट क्लास ऑफ स्टॉक टिपिकली हैविंग प्रायोरिटी ओवर द कॉमन शेयर, इनको प्रायोरिटी दी जाती है कॉमन शेयर होल्डर्स में। वो कैसे प्रायोरिटी दी जाती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है उससे यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिक्स डिविडेंड हर साल देगा, ठीक है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेफरेंस जो है इन स्टॉक होल्डर्स को दी जाती है। रेट इज यूजुअली स्टेटेड, इसके ऊपर रेट भी बता दिया जाता है, मतलब 2% के हिसाब से या 5% के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, या इसमें जो है वो अमाउंट भी फिक्स की जा सकती है कि हर साल इतना जो है प्रेफर्ड स्टॉक आपको डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप में जब हम लिक्विडेशन हो जाती है, कंपनी खत्म हो रही होती है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो उस टाइम पे जब एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। दूसरे फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं मोस्टली क्यूमुलेटिव डिविडेंड राइट। और क्यूमुलेटिव डिविडेंड राइट का मतलब ये है कि आपका एक साल अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लॉस में जा रही है, डिविडेंड उसने नहीं पे किया, तो अगले साल जब वो प्रॉफिट में जाएगी तो डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अदर फीचर्स हैं मोस्टली यूजुअली ये कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, कंपनी इनको कॉल कर लेती है, कॉल करके इनको वापस खरीद भी सकती है। नॉर्मली हैज नो वोटिंग राइट्स, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता, लेकिन कंपनी की पॉलिसी अगर वो देना चाहे तो वो दे भी सकती है। क्यूमुलेटिव में मैंने अगेन द टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, इसके अंदर जो एरियर्स होते हैं जो डिविडेंड नहीं पे किए जाते, वो डिविडेंड जो है वो बाद में पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एरियर्स जो हैं वो पे कर दिए जाते हैं क्यों जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव में जो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता या जो डिविडेंड नहीं पे किया जाता उसको फ्यूचर में भी नहीं पे किया जाता, मतलब ये क्यूमुलेटिव नहीं होते। अगर एक साल मिस हो गया डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर जो है वो डिविडेंड क्यूमुलेट होके, मतलब अगर $2 दे रहा है एक शेयर के अगेंस्ट कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को, तो $2 अगर एक साल नहीं पे किया तो अगले साल अगर वो $2 पे करता है तो क्यूमुलेटिव में वो $4 पे करेगा शेयर होल्डर्स को,
और नॉन क्यूमुलेटिव में वो $2 ही पे करेगा, क्योंकि वो पिछले साल का अगर नहीं दिया उन्होंने डिविडेंड तो वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक और टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं जो कंपनी की पॉलिसी में भी शामिल हो सकते हैं। कंपनी कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स भी इशू कर सकती है। इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर को ये ऑप्शन देती है कि अगर वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहे, प्रेफर्ड शेयर्स को कॉमन स्टॉक में, कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो वो कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि एक बंदा दूसरे बंदे से कि एक को ऑप्शन दी जा रही है प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट करने की, दूसरे को कोई ऑप्शन नहीं दी जा रही। तो दो कंपनीज है, दोनों की अपनी पॉलिसीज हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने 100 शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक्स को कन्वर्ट कर लिया है कॉमन स्टॉक, 1000 कॉमन स्टॉक में, तो मेरा डिविडेंड यील्ड बढ़ गया है। जबकि दूसरा कह रहा है कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो सम प्रेफर्ड स्टॉक्स इज कन्वर्टेबल इनटू द शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक। कुछ ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कॉमन स्टॉक। जब ये इशू किए जाते हैं तब ये बता दिया जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि शेयर्स कैश पे इशू नहीं किए जा सकते, एसेट पे इशू किए जाते हैं, किसी ना किसी नॉन कैश आइटम पे शेयर इशू कर दिए जाते हैं। तो इन दिस केस अगर शेयर किसी नॉन कैश आइटम, तो कैश की तो अपनी एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू के ऊपर हम कैश को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब 25 लाख लिया तो $25 लाख हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कैश की शक्ल में। अब अगर हम एसेट के अगेंस्ट शेयर इशू कर रहे हैं तो उस सूरत में हम कि हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हम उस एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। मेन थिंग इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। हमने बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है? तो हमारे पास जब ये शुरू में एंट्री हुई थी, जो मैंने आपको यहाँ पर करवाई, इसके अंदर सिंपल जो था, हमारे पास डेबिट कैश हो रहा था और हम एसेट साइड पे जाके कैश को लिख देते थे 2,50,000 रुपया। क्रेडिट साइड पे कॉमन स्टॉक 20,000 से बढ़ जाना था और कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार्ट 2,30,000 से बढ़ जाना था। जबकि अगर आप किसी एसेट के अगेंस्ट, किसी मशीनरी या किसी बिल्डिंग के अगेंस्ट करते हैं, तो उस सूरत में कैश की जगह आपको वो एसेट को लिखना है और उस एसेट को रिकॉर्ड कैसे करना है? उसको उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे आप। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस करना है। अब मार्केट वैल्यू को हम डिसाइड कैसे करते हैं? अच्छा, इन केस ऑफ अच्छा, शेयर की मार्केट वैल्यू अगर हम देखें, शेयर की मार्केट वैल्यू जब हम इश्यूअर हैं, अगर हम इश्यूअर्स के पर्सपेक्टिव, मतलब एक कंपनी और दूसरा इन्वेस्टर है, ये दो अलग पार्टीज हैं। अब कंपनी अपनी बुक्स में जब एंट्री करेगी तो कॉमन स्टॉक को वो लिखेगी उसकी ओरिजिनल पार वैल्यू पे, जो इशू प्राइस है उसके ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉमन स्टॉक को। जो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बाहर है कंपनी से, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, जो इन्वेस्ट कर रहा है कॉमन स्टॉक में या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, वो अपने पास लिखेगा उसको मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, वो उसको मार्केट वैल्यू कंसिडर करेगा। जबकि हम लोग जो अकाउंटेंट है, जो इश्यूअर्स हैं, वो उसको उसके ओरिजिनल पार वैल्यू पे, जो उसकी इश्यूअर्स प्राइस है उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टर के लिए मार्केट वैल्यू हो जाती है और इश्यूअर के लिए उसकी जो मेन ओरिजिनल इशू प्राइस है उसके ऊपर हम इसको लिखते हैं। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं। मार्केट प्राइस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? मतलब प्रेफर्ड स्टॉक की मार्केट प्राइस, प्रेफर्ड स्टॉक हमने खरीद लिया, उसकी मार्केट में कीमत ऊपर नीचे जाती रहती है, उसकी मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो मार्केट प्राइस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? ये प्रेफर्ड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर मेन चीज जो डिपेंड करती है दैट इज डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कंपनी अगर डिविडेंड रेट 2% दे रहा है, दूसरी कंपनी डिविडेंड रेट 4% दे रही है, तो डेफिनेटली 4% वाली जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी एज कम्पेयर टू 2%। तो मार्केट प्राइस इसके ऊपर डिविडेंड रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। दूसरा, रिस्क, इश्यूअर का रिस्क कितना है। ठीक है, आप अगर किसी ब्लू चिप, मतलब बड़ी कंपनी से आप ले रहे हो और रेड चिप से आप नहीं ले रहे, या फिर आप जो है ऐसी कंपनी जिनकी वर्थ ज्यादा है, जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस ज्यादा है, जिधर रिस्क नहीं है, वहां पर आप उनका प्रेफर स्टॉक ले रहे हो, तो वो उसकी मार्केट प्राइस को जो है वो डिसाइड करता है। मार्केट प्राइस बेहतर होती है एज कम्पेयर टू ऐसी कंपनी जिनका रिस्क जो है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन समटाइम जितना रिस्क होता है उतना रिटर्न भी होता है, और रिटर्न वॉलेटाइल भी होता है। तो मार्केट प्राइस इसके ऊपर भी रहती है। और जो जिनका रिस्क, जिस कंपनी का रिस्क ज्यादा होता है, उनकी मार्केट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट भी करती रहती है काफी ज्यादा। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, जो भी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में चल रहे हैं, उन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी डिविडेंड रेट डिपेंड करते हैं, तो उनके ऊपर भी डिविडेंड, क्योंकि कज़ाई स्टॉक्स होते हैं, कज़ाई मतलब सॉरी हाइब्रिड स्टॉक्स इनको कहा जाता है, इनके अंदर थोड़ा सा डेट का भी पोर्शन होता है, तो इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके अंदर। तो रिटर्न जो हम मार्केट वैल्यू के ऊपर लेते हैं, इसको डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का नाम, जो हमें रिटर्न मिलता है अपने स्टॉक के ऊपर, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, ठीक है,
उसको डिविडेंड यील्ड का नाम दिया जाता है। द रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। अब मार्केट प्राइस जो कॉमन स्टॉक की मार्केट प्राइस, एक दफा कॉमन स्टॉक इशू हो गया, अब उसकी मार्केट प्राइस डिसाइड होगी, लेट्स से $25 का मैंने आपको बता दिया। तो इसकी भी मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज की शेयर्स की मार्केट प्राइस को। कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहले इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, कि इन्वेस्टर ये सोचता है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगी, उसकी मार्केट प्राइस उतनी जो है वो स्टेबल रहती है और ज़्यादा बढ़ती रहती है। जो इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर के अंदर हमें लॉसेस का भी सामना है, तो उस सूरत में मार्केट प्राइस इतनी स्टेबल या अनस्टेबल मार्केट प्राइस रहती है स्टॉक की, और वो जो है ऊपर नीचे जाना उसके अंदर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं। तो एक किस्म की इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस हिसाब से मार्केट प्राइस भी अपने आप को चेंज करती है, और मार्केट प्राइस कॉमन स्टॉक की डिसाइड करने में इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, लेकिन एक दफा हमने इशूअर ने इशू कर दिया शेयर, तो उसने अपने पास रिकॉर्ड, अपने बुक्स में तो उसको इक्विटी की वैल्यू को एक दफा रिकॉर्ड कर। अब मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है, अगर इन्वेस्टर्स ने मार्केट में जाके शेयर बेचना है, खरीदना है, अब उसकी मार्केट प्राइस वहां पे अप एंड डाउन जा रही है, तो उसका इश्यूअर के बुक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो इश्यूअर है जिसने अपनी किताबों में उसको कॉमन स्टॉक को जो है पार वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया और बाकी अमाउंट को एक्सेस ऑफ पार पे रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके पास इक्विटी की वैल्यू का उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को इफेक्ट पड़ता है, जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही होती है, मार्केट वैल्यू चल रही होती है, अंदर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस चल रही होती है, उस हिसाब से जो मार्केट वैल्यू चल रही है उस पे मार्केट को इफेक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन ईश्वर की बुक्स को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ईश्वर की बुक्स में जो वैल्यू, वो वैल्यू पे उसने पैसे ले लिए हुए हैं इन्वेस्टर से। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू, जो मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाती है, वो रिस्क है। रिस्क दैट हैज अ लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विल नॉट बी अचीव्ड। रिस्क अनसर्टेनिटी, दैट अनसर्टेनिटी क्या है कि डिफॉल्ट ना कर जाए। कई जो अनसर्टेनिटी है कि स्टॉक की प्राइस जो है इतनी ऊपर नहीं जा रही, इन्वेस्टर ने जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, तो कई रिस्क होते हैं, कई अनसर्टेनिटीज होती हैं मार्केट के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल होते हैं कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन्वेस्टर्स की कि इनकी जो प्राइसेस हैं ये अप जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा अप जाएंगी। ये सारी एक्सपेक्टेशंस इनके साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा नहीं। स्टॉक स्प्लिट्स, समटाइम कंपनी के स्टॉक की प्राइस, मार्केट के अंदर स्टॉक की प्राइस काफी ऊपर चली जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है, हो समटाइम ऐसा है कि पार वैल्यू अगर 10 है तो मार्केट प्राइस 700 पे भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है मार्केट में इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस और कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी स्टार्ट हुई है, बाद में उसने एक्सपैंड किया, उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, शेयर होल्डर को उसका फायदा भी होगा, वह एक्सपेक्टेशंस अचीव कर रही है, ब्लू चिप बन रही है, ऊपर जा रही है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, तो साथ उसकी मार्केट प्राइस डेफिनेटली, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस भी उसी हिसाब से जो है उसकी इंक्रीज होगी। दे आर इंटरलिंक्ड, क्योंकि आप मार्केट प्राइस को ही नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए। तो शेयर की जो स्टॉक स्प्लिट है वो मार्केट प्राइस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर, मार्केट प्राइस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्टॉक को स्प्लिट कर लेते हैं। स्टॉक को स्प्लिट करने से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और पार वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और मार्केट प्राइस भी उससे क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। सो आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन पार वैल्यू जो है वो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं उसी प्रोपोर्शन से पार वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मार्केट प्राइस भी जो है वो कम हो जाती है हर शेयर की। सो यहाँ पर अगर हम देखें, एज्यूम दैट द कॉर्पोरेशन हैड 500 शेयर्स, 500 शेयर्स हैं, और उस हर शेयर की कीमत जो है वो $1 है, पार वैल्यू है। तो कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, और उसमें हम लोग देखते हैं, हमने स्टॉक स्प्लिट किया है, एक शेयर को दो में कन्वर्ट कर दिया, एक शेयर को हमने क्या किया, दो में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल होगा, हमने यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। लाइक हमारे पास बिफोर स्प्लिट जो है, नंबर ऑफ शेयर जो थे वो कितने थे, 5000 थे। अब इसमें हर शेयर जो है वो दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हर शेयर को हमने
दो में कन्वर्ट, एक शेयर को हमने दो में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो हमारे पास आफ्टर कन्वर्जन जो है वो शेयर कितने हो जाएंगे, कन्वर्जन ये हो जाएंगे 10,000। ठीक है, 10,000 शेयर अब हमने कर दिए। पार वैल्यू अब क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जहां पर हमने इसको, जो हमारा स्टॉक स्प्लिट है, अगर हम 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर 4 होता 4 for 1 तो हम 4 कर देते। यहाँ पे 2 for 1 हो गया स्टॉक स्प्लिट, तो हमने क्या कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पार वैल्यू को हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस हम मार्केट वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हमारे जो कॉमन स्टॉक नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, 10,000 तक चले जाएंगे। पार वैल्यू जो है वो कहाँ चली जाएगी हमारी, 0.50 तक चली जाएगी। उसकी हर शेयर की जो कीमत है, हर शेयर की पार वैल्यू वो 0.50 हो जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, टोटल जो पार वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, टोटल पार वैल्यू सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और हर शेयर की जो पार वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक किस्म का मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हम इसको करते हैं, स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडी स्टॉक जो हैं ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो कंपनी मार्केट से खुद खरीद लेती है मार्केट प्राइस के ऊपर। इसमें कंपनी के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता और डिविडेंड राइट्स भी नहीं होते। ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, मतलब इक्विटी को कम कर देती है, जो एक्चुअल इक्विटी है उसको कम कर देती है, क्योंकि कंपनी ने वापस ले लिया स्टॉक। तो ट्रेडी स्टॉक्स, ट्रेडी शेयर्स आर इशूड शेयर्स दैट हैव बीन रीएक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इसको रीएक्वायर्ड कर लेती है। कई रीजंस हो सकती हैं रिक्वायर्ड करने की। समटाइम ऐसा होता है कि वो कंट्रोल जो शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा है, उसको कंट्रोल को कम करने की भी कोशिश की जा सकती है। तो कई रीजन इसकी हो सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग ट्रेडी स्टॉक्स को अपने पास इंट्रोड्यूस करवाते हैं। व्हेन स्टॉक इज रीक्वायर्ड द कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स द ट्रेडी स्टॉक्स एज अ कॉस्ट। अपने पास एज अ कॉस्ट उसको, क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी कम हुई है, उसको एज अ कॉस्ट अपने पास रिकॉर्ड करती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन May 1, 2003 ईस्ट कोर्प reacquired 3,000 shares of its common stock at $555 पर शेयर। $55 पर शेयर पे उसने 3,000 शेयर अपने रिक्वायर्ड कर लिए। इसकी एंट्री आपके पास ये पास हुई कि ट्रेडी स्टॉक्स उसके पास आ गए। ये आ गए जी आपके पास 1,65,000 डेबिट हो रहा है। कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, मतलब ये इक्विटी को क्या करता है, कम करता है, और जब इक्विटी कम होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो इक्विटी कम हुई ट्रेडी स्टॉक्स की वजह से, तो इसको हमने ट्रेडी स्टॉक्स को क्या किया, डेबिट किया। और इसके अगेंस्ट जो है ईस्ट कॉर्प ने कैश पे किया $55 के हिसाब से, तो 1,65,000 उन्होंने कैश पे कर दिया जिन लोगों से उन्होंने ये शेयर्स खरीदे। तो ये ट्रेडी स्टॉक्स एंड दिस इज अ कॉन्ट्रा इक्विटी। कॉन्ट्रा इक्विटी का मतलब ये है कि ये लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी साइड पे आएगा, लेकिन ये इक्विटी को कम कर देगा। ये इक्विटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये एसेट साइड पे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा इक्विटी साइड पे जाएगा, लेकिन ये इक्विटी को कम कर देगा। और मैंने अगेन बताया, जब इक्विटी कम होती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो ट्रेडी स्टॉक्स जब भी कंपनी खरीदेगी, रिक्वायर करेगी कॉर्पोरेशन, तो वो ट्रेडी स्टॉक्स डेबिट होंगे, उसके अगेंस्ट कैश जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है आपके सामने, एग्जाम्पल है। इट डजेंट मैटर कि ये पिछले न्यूमेरिकल को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ये वैसे ही एग्जाम्पल है। ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कैपिटल है हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया अपने पास प्रेफर्ड स्टॉक। $100 पर वैल्यू है हर प्रेफर्ड स्टॉक की। 1,000 शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, 1,000 शेयर्स ऑथोराइज हैं, जो मेमोरेंडम में ऑथोराइज है। हम 1,000 शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 शेयर इशू किए हैं। पार वैल्यू उनकी $100 है, तो 50 शेयर इशू किए और आउटस्टैंडिंग है, तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा जी प्रेफर्ड स्टॉक $5,000 से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू हमारे पास $10, हर शेयर की जो पार वैल्यू $10 है। 50,000 शेयर जो है हमें ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारा, हम इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन उनमें से इशूड आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 30,000। 50,000 नहीं इशू किए अभी, हमें 20,000 और शेयर इशू करने की ऑथराइजेशन है, लेकिन हमने कितने इशू किए,
30,000। हमने कॉमन स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, हम पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 30,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे $10 से, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है $3 लाख। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ से डेफिनेटली एक चीज समझ आ रही है कि ये 21,000 जो है ये हमने इन एक्सेस ऑफ पार इन्वेस्टर से रिसीव किया है, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं, आपका जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाती है, जब आपके पास प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो कंपनी के प्रॉफिट की प्रोपोर्शनेट किया जाता है उसको, और प्रोपोर्शनेट कुछ डिविडेंड में दे दिया जाता है, कुछ जो है वो आप क्या करते हो, आप अपने रिजर्व रख लेते या प्रोविजन रख लेते हो, फॉर डाउटफुल डेट्स को प्रोविजन रख लेते हो, जो आपके फ्यूचर में डाउटफुल डेट, कुछ आप जो बच जाते हैं पैसे वो उसको रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं आप। वो रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं ये आपकी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काम आती है रिटेन अर्निंग्स। ये रिटेन अर्निंग्स आपके प्रॉफिट का पार्ट होती हैं बेसिकली। अच्छा, ये आपके पास टोटल इक्विटी जो आपके पास आ गई, दैट इज $3,91,000। ये $3,91,000 जो है ये आपकी इक्विटी है। अब इसके अंदर ट्रेजरी स्टॉक्स को इशू किए हैं, ट्रेजरी स्टॉक्स रीअक्वायर किए हैं कंपनी ने, वो ट्रेजरी स्टॉक्स माइनस हो जाएंगे इसमें से 3,91,000 से, तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी जो आपके पास रह जाती है एट द एंड, दैट इज $2,81,000, ठीक है। ये आपके पास एक ओनर्स इक्विटी का सेक्शन है। लेफ्ट साइड पे आपके पास एसेट्स का पोर्शन आ जाता है, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आ जाते हैं। राइट साइड पे आपके इसके ऊपर आपके पास लाइबिलिटीज का पोर्शन आ जाता है, जिसके अंदर करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं। और उसके बाद आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी का ये सेक्शन जो है ये आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग प्रेफर्ड स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, कॉमन स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार को रिकॉर्ड करते हैं, रिटेन अर्निंग्स भी इक्विटी का पार्ट होता है, और ट्रेजरी स्टॉक्स इसमें से क्या कर दीजिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, इसको इसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हमने जो आज कवर किया दैट इज इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी। उसके बाद हमने प्रेफर्ड स्टॉक्स के बारे में बात की कि उसको उसमें क्या खासियत होती है, कॉमन स्टॉक की खासियत और फीचर्स जो हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे। प्रेफर्ड स्टॉक के फीचर्स को हमने कवर किया, इसमें देखा क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसकी मार्केट वैल्यू पे, जो प्रेफर्ड स्टॉक की मार्केट वैल्यू है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, और कॉमन स्टॉक की मार्केट वैल्यू पे कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। देन मैंने ये बताया कि अगर किसी कॉमन स्टॉक या शेयर की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और कंपनी की पॉलिसी हो कि इस मार्केट प्राइस को कम किया जाए, तो वो क्या कर देती है, उसके स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। जब स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और पार वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। उसी प्रोपोर्शन से, जिस प्रोपोर्शन से नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं उस प्रोपोर्शन से आपकी जो पार वैल्यू है वो कम हो जाती है। लेकिन आपकी जो पार वैल्यू की अमाउंट है, जो उसकी कॉस्ट है, जो अमाउंट, वो सेम ही रहती है। इससे ये होता है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। उसके बाद हमने स्टॉक स्प्लिट के बाद ट्रेजरी स्टॉक्स की बात की। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कंपनी रीएक्वायर कर लेती है फ्रॉम द मार्केट। इनके अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं होता और इनके अंदर कोई डिविडेंड राइट्स नहीं होते। उसके अलावा ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट होता है, मतलब ये इक्विटी की अमाउंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। उससे मैंने ये बताया था कि इक्विटी जब बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, जब इक्विटी कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जब ट्रेजरी स्टॉक्स की हम बात करेंगे और कॉर्पोरेशन जब कहेगी कि हमने ये ट्रेजरी स्टॉक्स खरीदे हैं, तो उसमें ट्रेजरी स्टॉक्स हमेशा डेबिट होंगे और उसके अगेंस्ट कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमने शेयर होल्डर इक्विटी की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की कि हम लोग किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने बुक्स के अंदर, किस तरह इसको लिखते हैं। मेन जो इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी में जो चीज़ें आती हैं उसमें प्रेफर्ड स्टॉक्स आ जाते हैं आपके, कॉमन स्टॉक्स आ जाता है जी, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार आ जाता है, रिटेन अर्निंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमन स्टॉक इक्विटी, एंड देन अगर कोई ट्रेजरी स्टॉक्स हैं तो उनको हम माइनस करके टोटल शेयर होल्डर इक्विटी को अपनी बुक्स में क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फी मान अल्लाह।